पनामा JIT की रिपोर्ट पर समाअत के बाद वजीर आजम का कारकुनों से पहला खिताब। नवाज शरीफ ने नाम लिए बगैर कप्तान को क्लीन बोल्ड कर दिया। कहते हैं वोटों से तो जीत नहीं सकते, लेकिन चोर दरवाजे से चाहते हैं। बताओ, आवाम ने वोट नहीं दिया तो कैसे वजीर आजम बन जाओगे? तनकीद के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वालों को आवाम जवाब देंगे। एहतिसाब जरूर करो, मगर बताओ तो सही कौन सा पैसा खाया, कहां से किकबैक, कहां खुर्द बुर्द की, कहां से सोना चांदी लूटा, कब अमानत में खयानत की। वजीर आजम के मुखालिफिन से सवाल। कहते हो तुम ये बात, शर्म आनी चाहिए। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। हर बार 2-2.5 साल वजीर आजम रहा, पहली बार 4 साल तक पहुंचा हूं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये तमाशा, ये जो मीना बाजार लगा हुआ है मुल्क के अंदर, ये इस तरह का मीना बाजार पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाएगा? बोले अगर 4 साल मनफी सियासत ना होती तो मुल्क तरक्की की बुलंदी पर होता। यहाँ आ जाते हैं, कभी को मौलवी साहब बाहर से आ जाते हैं, वो आके जफ्फी डालते हैं उसको। प्रेसिडेंट क्लिंटन के $5 अरब मैं ले एटमी धमाके ना करता। अमेरिका ने एटमी धमाके ना करने पर $5 अरब की पेशकश की। वजीर आजम का इंकशाफ, कहा अमीन ना होता तो क्लिंटन कबूल कर लेता। टारगेट है किसी तरह नवाज शरीफ को नीचे उतार जाए। हम पनामा केस में सुर्खरू होंगे। नवाज शरीफ कहता ना जी मेरा कसूर क्या, कोई करप्शन नहीं साबित हुई। साबित ये हुई है कि ये सिर्फ करप्शन कर रहे थे बिजनेस के बहाने। बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओ, पैसा कमाओ और बाहर भिजवाओ। नवाज शरीफ का सारा करप्शन है। कप्तान ने हुकूमत पर तनकीद की आरी चला दी। कहते हैं हुकूमत को 5 मौके मिले, लेकिन उन्होंने कहीं भी सच नहीं बोला। नवाज शरीफ का जाना ठहर गया। देखते हैं वो खुद इस्तीफा देते हैं या निकाले जाते हैं। हुसैन नवाज कहते हैं लंदन फ्लैट्स उनके हैं, लेकिन कागजात के मुताबिक बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज है। एक कहता है जायदाद खरीदी, दूसरा कहता है विरसे में मिली। मिल्कियत छुपाने के लिए तह दर तह ऑफशोर कंपनियां बनाई गई। देखना है शवाहिद वजीर आजम को केस से कैसे मुंसलिक करते हैं। पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा वॉल्यूम 4 में शरीफ खानदान के लिए खतरनाक दस्तावेजात हैं। लंदन फ्लैट्स को वजीर आजम से जोड़ने की बात कयास आराई पर मबनी है। असेंबली फ्लोर पर बयान आम फैमिली मेंबर की तरह दिया। उनका जाती तौर पर इन मामलात से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल, बोले फैसले में एहतियात बरती जाए। वजीर आजम के बच्चों ने कंपनियों की मिल्कियत से मुतालिक रिकॉर्ड जमा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांग ली। वक्त तलब करने के हवाले से फरीकैन का रिकॉर्ड पहले मोहलत दी तो कतरी खत पेश कर दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। पनामा केस के अबूरी फैसले में इसहाक डार का कोई जिक्र नहीं था। JIT के काम में बदनीयती शामिल थी। वजीर खजाना के वकील तारिक हसन के दलाइल। हुदैबिया पेपर मिल केस में इसहाक डार वादा माफ गवाह बने थे, बरी नहीं हुए थे। अगर एतराफी बयान तस्लीम नहीं करते तो माफी भी खत्म। क्या फिर मामला बहाल नहीं होगा? अदालत का इस्तफसार। तहरीक इंसाफ ने जुमे को शरीफ खानदान की सियासत का आखिरी जुमा करार दे दिया। फवाद चौधरी बोले अदालत के सामने इतना रिकॉर्ड है कि हर सफे पर नई फिल्म बन सकती है। ये जो जुमा है ये पाकिस्तान में नई सियासत का बाब खोलेगा। नवाज शरीफ की सियासत, नवाज शरीफ फैमिली की सियासत के लिए ये इख्तितामी जुमा होगा। पिंडी के शेख जी बोले वजीर आजम को डट जाने का मशवरा देने वाले उनकी सियासी कब्र खोद रहे हैं। जो लोग नवाज शरीफ को डट जाने का मशवरा दे रहे हैं वो उसकी सियासी कब्र खोदना चाह रहे हैं। मैंने 126 दिन पहले यहां कहा था कि सबूत भी निकलेंगे, ताबूत भी निकलेंगे। लतीफ खोसा कहते हैं 14 अगस्त तक कौन सुनेगी।
ना तो फिर जजेस का काम है वो अगले हफ्ते तक हो जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ 14 अगस्त से पहले कौम को सही माने में आजादी मिलेगी, इस माफिया से आजादी मिले, माफिया से। आबिद शेर अली की कप्तान पर कड़ी तनकीद, बोले इमरान खान को डर है तो अदालत आए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अनुशा रहमान कहती हैं JIT ने रिश्तेदारों पर पैसे निछावर करके इख्तियारात से तजावुज किया। मुखलबी वज़ीर इलेक्शन बिल 2017 पर पार्टियों में इत्तेफाक। वज़ीर खजाना कहते हैं इंतखाबी कवानीन की तैयारी में तमाम जमातों ने हिस्सा लिया। कवानीन इलेक्शन कमीशन की मुशावरत से बनाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ का कमेटी से वॉकआउट। इमरान खान ने 4 मुतालबात पेश कर दिए। सईद गनी की कामयाबी बरकरार रहेगी या फिर दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे। सिंध असेंबली के हल्का PS 114 में मुबैना धांधली पर MQM की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन महफूज किया गया फैसला कल सुनाएगी। एतजाज हसन कहते हैं टेम्परिंग का खदशा दुरुस्त नहीं, इलेक्शन कमीशन जाने के बाद जालसाजी कैसे मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने PTI पार्टी फंडिंग और इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। अकबर इमरान खान की नाअहली की पेशगोई कर दी। पाक फौज ने ऑपरेशन खैबर 4 पर अफगान रद्द-ए-अमल को मुस्तरद कर दिया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खैबर 4 से ज़बानी और तहरीरी तौर पर आगाह किया गया था। अफगानिस्तान का बयान पाकिस्तानी कोशिशों के खिलाफ है। इल्जाम तराशी की रिवायत अमन मुखालिफ कुव्वतों का एजेंडा है। LOC पर एक बार फिर भारतीय फौज की जारी हद। 1 जवान और 2 शहरी शहीद, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय फौजी हलाक, मुतादिद चौकियां भी तबाह। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर एहतजाजी मरासला भी थमाया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी मुसलमानों ने आज यौम इल्हाक़े पाकिस्तान मनाया। मकबूज आबादी में 3 निहत्ते कश्मीरियों की शहादत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के भारत पाकिस्तानी परचम भी लहराए। मस्तूम में मुसल्लह अफराद की कोयटा से कराची जाने वाली गाड़ी पर फायरिंग। खातून समेत 4 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। सानही में मरने वाले हजारा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। हजारा बरादरी का प्रेस क्लब पर एहतजाज। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची के इलाके लियाकताबाद में गिरने वाली इमारत का मलबा 2 रोज बाद भी न हटाया जा सका। मुल्हिका 4 मखदूश इमारतों को खाली करने के नोटिस जारी। कुछ देर में शुरू होगा। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर हल्की और तेज बारिश। लियाकताबाद, नाज़ाबाद, शारा फैसल समेत मुख्तलिफ इलाके पानी पानी। टप टप करती बरसात के बाद के इलेक्ट्रिक के 400 फीडर ट्रिप कर गए। बलोचिस्तान में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। वर्ल्ड जूनियर स्नूकर चैंपियन नसीम अख्तर का लाहौर पहुंचने पर जबरदस्त इस्तकबाल। पंजाब स्नूकर एसोसिएशन और अहले खाना ने वेलकम किया। छोटे चैंपियन कहते हैं कि सपोर्ट की जाए तो क्रिकेट से ज्यादा मेडल जीत सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश के रनर्स पे। मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर आज के अहम मौजूआत पर। अवाम ने वोट ही नहीं दिए तो तुम कैसे वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हो? यहाँ आ जाते हैं, कभी को मौलवी साहब बाहर से आ जाते हैं, वो आके जफ्फी डालते हैं उसको जो रोज इल्जामात लगाता है। बताओ तो सही भाई, किस चीज का एहतसाब कर रहे हो? इल्जाम क्या है, क्या मुकदमा है? मैं आज तक नहीं समझ सका। अल्लाह मेरा जानता है, मुझे नहीं पता। इनकी बिजनेस ही करप्शन है। नवाज शरीफ कहता ना जी मेरा कसूर क्या, कोई करप्शन नहीं साबित हुई। साबित ये हुई है कि ये सिर्फ करप्शन कर रहे थे बिजनेस के बहाने। ये कंपनीज बनाई हुई हैं, एक फ्रंट रखा हुआ है,
यहाँ से करप्शन का पैसा रिसाइकल करने के लिए रिक्वायरमेंट है अगले इलेक्शन के लिए एक नए लॉ की। ये 9 कवानीन को किया गया है, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से इसको मद्देनजर रखा गया है और इसमें तमाम पार्टीज की इनपुट है। आज हमारे जो नुमाइंदे थे वॉकआउट किया इन्होंने। 4 चीजें हैं जो इलेक्शन को हम डिमांड करते हैं कि ये इलेक्शन इन 4 चीजों के बगैर ना करवाया जाए। और इसके अलावा आपको बताएंगे ऑपरेशन खैबर पर अफगान तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिए। कराची में मजीद कितनी इमारतें मखदूश करार पाई और ऑयल टैंकर उलटने के मजीद वाक़यात के बारे में भी आपको बताएं। चलते हैं टॉप स्टोरी की तरफ। और आज की टॉप स्टोरी है वजीर आजम नवाज शरीफ से मुतालिक, जिन्होंने नाम लिए बगैर ही कप्तान को क्लीन बोल्ड कर दिया। कहते हैं मुखालफिन वोटों से तो जीत नहीं सकते, लेकिन चोर दरवाजे से इख्तिदार में आना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बताओ अवाम ने वोट नहीं दिया, वज़ीर आज़म बन जाओगे। तनकीद के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वालों को अवाम जवाब देंगे। नारों और मुसलसल तनकीद के बाद बिलाखिर वजीर आजम नवाज शरीफ ने जवाब दे ही दिया। नाम लिए बगैर कप्तान पर बाउंसर्स बरसा दिए और सवाल किया कि वजीर आजम कैसे बनोगे। सिर्फ इस लालच में कि नवाज शरीफ क्यों वजीर आजम है, मैं वजीर आजम क्यों नहीं हूं, भाई तुम्हें अवाम ने वोट ही नहीं दिया तो तुम कैसे वजीर आजम बन जाते हो। उन्होंने इख्तिदार छीनने के लिए की गई खुलासा भी किया। तुम्हें एक बार नहीं, तुम्हें बार बार मुस्तरद किया है पाकिस्तान के अवाम ने, तो तुम कभी इधर से कभी उधर से साजिशें करके तुम इक़्तिदार हासिल करना चाहते हो। नवाज शरीफ ने सख्त लहजे और नाजेबा अल्फाज में तनकीद को भी आड़े हाथों लिया। तुम्हें पाकिस्तान के अवाम इस बात की इजाजत नहीं देंगे, चाहे तुम जितना मर्जी मुझ पे कोई इल्जाम तराशी करो। तुम रोज गिबत कर रहे होते हो, रोज बोतान तराशी कर रहे होते हो, किसी को गालियां निकाल रहे हो और किसी के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे होते हो। हम सुनते हैं, हमारे हौसले की दाद दो कि हम तुम्हें जवाब नहीं देते उसी तुम्हारी लहजे में। वजीर आजम ने यह भी बताया कि उनके खिलाफ बोलने वालों को जवाब आखिर कौन देगा। मैं जवाब ना भी दूं, 2000 आप देंगे, ये कौन देगी इंशाअल्लाह। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कप्तान समेत सियासी मुखालिफिन पर चुन चुन कर वार तो किए ही, लेकिन साथ ही नाम लिए बगैर डॉक्टर ताहिरुल कादरी पर तनकीद के दिए। उन्होंने साथ ही मुखालिफिन पर तनकीद के लिए गालिब का शेर भी पढ़ डाला। पाकिस्तान की तरक्की को रोकना जो है ना, ये गद्दारी है, मुल्क के साथ गद्दारी है। यहां आ जाते हैं, कभी को मौलवी साहब बाहर से आ जाते हैं, वो आके जफ्फी डालते हैं उसको, जो रोज इल्जाम है, दोनों चढ़ जाते हैं वहां पे उसके ऊपर ट्रेलर पे, और तुम बाहर बैठे आराम से बैठे रहो, जो कर रहे हो करते रहो। यहां पाकिस्तान में आके तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है। हमें कहते हो तुम ये बात, शर्म आनी चाहिए। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब। इससे पहले कॉमर्स चैम्बर की तकरीब के दौरान वजीर आजम अपना कसूर पूछते रहे। उनका कहना था कि लगता है उनके कारोबार का एहतसाब हो रहा है। उन्होंने ये सवाल भी किया कि ये कारिस्तानियां करने वालों का गिरेबान पकड़ने वाला क्या कोई नहीं। ये किस चीज का हिसाब हो रहा है, कहां से करप्शन हुई है, कब हुई है, किसके साथ हुई है, कौन से मंसूबे में हुई है, जुर्म कहां हुआ है, कौन सा हुआ है। JIT रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत के बाद पहली मर्तबा वजीर आजम नवाज शरीफ ने खामोशी तोड़ दी। मौका था सियालकोट में ऐवान सनअत व तिजारत की तकरीब का, लेकिन वजीर आजम के लबों पर सवाल एक ही रहा। ये समझ नहीं आती कि ये कहां से करप्शन हुई है, कब हुई है, किसके साथ हुई है, कौन से मंसूबे जिसका आज एहतसाब हो रहा है। ये बहुत एक मेरे ख्याल है कि ऐसा सवाल है जिसका कम से कम मुझे जवाब नहीं मिल सका। वजीर आजम ने जवाब पर फिर खुद ही कयास लगा लिया। पता लगना चाहिए कि
ये किस चीज का हिसाब हो रहा है? ये सरकारी पैसे का हिसाब हो रहा है, उसकी खुर्द बुर्द का हिसाब हो रहा है, या फिर ये हमारे कारोबारी मामलात का हिसाब हो रहा है? वजीर आजम ने सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से स्टॉक मार्केट की मंदी का जिक्र किया और फिर इन कारस्तानियों के बारे में। इन कारस्तानियों की वजह से आज पिछले चंद हफ्तों में उसमें गिरावट आ रही है और 44 पे 10,000 पॉइंट नीचे गिरा है। क्या इनका कोई गिरेबान पकड़ मुल्क के अंदर? नवाज शरीफ ने मुखालफिन को खिलंडर करार दिया और उनका मकसद भी बताया। खिलंडरे लोग ये नहीं समझ सकते, जिनको पता ही नहीं है कि तरक्की क्या होती है, जो तनज़ली हो रही देख रहे होते हैं, उसके बाद खुश हो रहे होते हैं कि चलें ये गवर्नमेंट तो नीचे आए और इसको खत्म होना चाहिए। फिर जिक्र डुगडुगी बजाने वालों का हुआ और अपने अज़्म का इजहार भी। हम मेहनत करते चले जाएंगे, अपना फर्ज निभाते चले जाएंगे, ये डुगडुगी बजाने वाले डुगडुगी बजाते चले जाएंगे और इनके पल्ले और कुछ है नहीं है। वह आखिर में अपनी कारकर्दगी पर हाजरीन से राय ली, जिस पर हर तरफ से वाह वाह की सदाएं बुलंद हुई। आप लोग माशाल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं, आप बताएं कि आज 2017 है, क्या 2017 का पाकिस्तान 2013 से बेहतर है या नहीं है? उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर वजीर आजम पर यॉर्कर्स और बाउंसर्स की भरमार कर दी। कहते हैं सबको पता चल गया कि नवाज शरीफ पकड़े गए, अभी भी वक्त है वो इस्तीफा दे दे। नवाज शरीफ का कसूर ये है कि उनका बिजनेस ही करप्शन। कप्तान ने वजीर आजम को चैलेंज और मशवरों समेत शरीफ खानदान का नाम ECL में डालने का मुतालबा भी दोहराया। नवाज शरीफ कहता ना जी मेरा कसूर क्या, कोई करप्शन नहीं साबित हुई। साबित ये हुई है कि ये सिर्फ करप्शन कर रहे थे बिजनेस के बहाने। पानामा GIT की हतमी रिपोर्ट समात और सुप्रीम कोर्ट न आने पर तंज के बाद बिलाखिर इमरान खान भी बोल पड़े। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया। अब हम ये नवाज शरीफ को कैसे बताएं? मेरे ख्याल में उसको मतलब ही नहीं पता इखलाकी कुव्वत क्या होती है, क्योंकि उसने सारा डिक्टेटर की गोद में पला हुआ, उसको सिर्फ डंडे की कुव्वत पता है। उन्होंने वजीर आजम को चैलेंज भी किया। मैं चैलेंज करता हूं कि नवाज शरीफ पब्लिक में जरा निकल जाए ना, उसको तो आप देखें, क्योंकि वो पब्लिक लोग तंग आ गए इससे। बच्चे को पता चल गया है कि झूठ पे झूठ सारा खानदान बोल रहा है। जब आपके झूठ पकड़े जाए इखलाकी कुव्वत खत्म हो जाती है। इमरान खान ने मजीद कहा वक्त है वजीर आजम मुस्ताफी हो जाएं। अब नवाज शरीफ की जिम्मेदारी थी बताना, वो नहीं बता सके, जो बताया वो झूठ निकला है। इसलिए या ये खुद इस्तीफा देंगे और या फिर उनको निकाला जाएगा। कप्तान ने शरीफ खानदान के नाम ECL में डालने का मुतालबा भी दोहराया। मिनिस्टर ने अब जद्दे नहीं जाना, अडियाला जाना है। ये सब जो चीजें सामने आ गई हैं, इनके पास सिवाय अडियाला की अब दूसरा रास्ता है ही कोई नहीं। क्योंकि मैं PP कहता हूं कि इनको ECL पे डालें, सारे खानदान को ECL पे डालें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जहरियत की मजम्मत करते हुए कहा कि अफसोस है नवाज शरीफ ने इन वाकयात का जिक्र था। और अब बात करते हैं पानामा अमल दरामद केस की। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि JIT ने अपनी रिपोर्ट की जिल्द नंबर 4 में शरीफ खानदान के बारे में बड़ी संगीन दस्तावेज दी हैं, जिन्हें किसी तौर पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत के बारे में भी शवाहिद किए गए। अगर उन्हें पेश किया गया तो फिर पूछा जा सकता है कि फ्लैट्स खरीदने के लिए रकम कतर से गई या सऊदी अरब से। पनामा केस पर 3 रुकनी अमल दरामद बेंच ने समात में वाज़ेह कर दिया है कि मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट का हर हिस्सा इसके लिए अहमियत रखता है। समात के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर लंदन के फ्लैट्स मियां शरीफ की मलकियत थे तो इसका हिस्सा वजीर आजम नवाज शरीफ को भी मिला होगा। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि हिल स्टील के कारोबार में नवाज शरीफ को 88% मुनाफा मिला। सारी चीजें हैं, आंखें बंद नहीं करेंगे। हारिस का कहना था कि सिर्फ 20% मुनाफा मिला है और गुज़िश्ता 6 बरस में उन्हें 1 अरब 17 करोड़ रुपए मुनाफे की मद में मिले। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि हिल स्टील का इशू अभी जिंदा है और इसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। ख्वाजा हारिस ने पर दलाइल देना शुरू किए तो जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा वॉल्यूम 4 में ट्रस्ट डीड से मुतालिक बहुत खतरनाक दस्तावेज और नताइज अखज़ किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने बताया सेटलमेंट हुई लेकिन तफसीलात का इल्म नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि तय दर तय ऑफ शोर कंपनियाँ कायम की गई लेकिन मलकियत और फंड्स वाजिया नहीं।
जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि फ्लैट मलकियत के सिवा सारी चीजें वाज़ेह हैं, फैसला हम ही ने करना है, मानो ट्रायल कोर्ट को भेजें या खुद सुने। देखना यह है कि वजीर आजम को मामले से किस तरह मुंसलिक किया जाता है। ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि अदब से गुजारिश है वजीर आजम के बारे में फैसला एहतियात से करें। पनामा अमल दरामद केस की समाअत के दौरान हसन और हुसैन नवाज के वकील ने कंपनियों की मिल्कियत से मुतालिक मजीद रिकॉर्ड जमा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मोहलत मांग ली, जिस पर जस्टिस एजाजुल एहसन का कहना था कि के हवाले से फरीकैन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पहले मोहलत दी थी तो कतरी खत पेश कर दिया गया। दूसरी जानिब इसहाक डार के वकील ने भी JIT रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील सलमान अकरम राजा ने भी पनामा अमल दरामद केस में दलाइल दिए। उनका कहना था कि रकम की मुंतकली और जायदाद की खरीदारी से मुतालिक कुछ और अबूधाबी से हासिल किए जा रहे हैं। 27 साल पुरानी दस्तावेजात सरकारी इदारों से हासिल करनी है, जिसके लिए वक्त दिया जाए। इस पर जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि वक्त तलब करने से मुतालिक फरीकैन का रिकॉर्ड अच्छा नहीं। पहले भी मोहलत तलब की गई तो कतरी खत पेश कर दिया गया। दूसरी जानिब इसहाक डार के वकील ने अपने दलाइल में JIT रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया, जिस पर जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि केस में इसहाक डार बतौर शरीक मुल्जिम से वादा माफ गवाह बने, अदालत से बरी नहीं हुए। जस्टिस असबत ने रिमार्क्स दिए कि अगर एतराफी बयान को तस्लीम नहीं करते तो माफी भी खत्म हो जाएगी, क्या होने पर मामला दोबारा बहाल नहीं होगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि JIT में इसहाक डार समेत सब ने नाम बताने का रवैया अपनाया। वजीर आजम की तरह इसहाक डार पर भी केस के वही असूल लागू होंगे। पनामा मुकदमे की समाअत के बाद मुखालिफ फरीकैन के नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले तो एक दूसरे को अपोजिशन की तरफ से हुकूमत मुखालिफ सफबंदी में पीपल्स पार्टी वाले भी पेश रहने की कोशिश करते रहे। किसने किसको क्या कहा आपको दिखाते हैं। अगर उन डॉक्यूमेंट्स की कोई औकात ही नहीं है, अगर उनको लेने के लिए रिश्तेदारों की प्राइवेट कंपनियां इस्तेमाल की गई, अगर इस तरह को हासिल करने के लिए टैक्स पेयर का पैसा लुटाया गया, क्योंकि ये फिर आपका जो क्वेश्चन है ये पार्लियामेंट में उठेगा। अली डार ने पैसे भिजवाए हिल मेटल को और हिल मेटल ने पैसे भिजवाए नवाज शरीफ को, तमाम इंटरकनेक्टेड है। JIT के ऊपर न सिर्फ ये कि एक JIT और तश्कील दी जाए और उसको इस इल्जामात की सच्चाई क्या है, बल्कि इनको कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि ये सिटिंग ऑफिशियल्स हैं। नैब के कानून 21J के तहत कोई जरूरी नहीं है कि मोरशुदा जमहूरियत के अंदर न बॉल टेम्परिंग की इजाजत है, न किसी अब्सकॉन्डर की इजाजत है। दुबई में कामा भी हमने लिया है और 2014 तक हम रहे हैं। मेरा ख्याल है गेम इज ओवर। आप हमें 12-12 साल के लिए डाला जेल भेजते हैं, आपको कोई उतार आता है? पाकिस्तान के इन पवित्र ऐवानों में जिन्होंने पाकिस्तान का मुकद्दर और मुस्तकबिल संवारना है और लेके आगे चलना है, वो आलूदा न हो और उसमें कोई ऐसा शख्स ना आए जो झूठा हो, जो सादिक न। इसी दौरान अमीर सिराजुल हक भी बाहर आए और मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हुक्मरान खुद टैक्स जमा नहीं कराते लेकिन अवाम को तलकीन करते हैं। कागज की कश्ती को डूबना है, उसे नहीं बचा सकते। वकला के अल्फाज के एर पैर कानूनी मुशगापिया, कागज की इस कश्ती को आप नहीं बचा सकते, अब उसको डूबना ही है। ये पहला देग का एक चावल है जो कौम के सामने सारा देग ऐसा ही है। वज़ीर खजाना ने कमाल किया है कि अपने खजाने को भर लिया है और कौम के खजाने को खाली किया है। मैं चाहता हूं कि तमाम सियासी लीडरों का स्क्रूटिंग हो जाए, तमाम सियासी लीडरों का अल्ट्रासाउंड हो जाए और एक रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए 5-6 हज़ार लोग अडियाला जेल में चले, पीछे बड़ी बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कानूनी जंग अपनी जगह, लेकिन वकला तंजीमों ने वजीर आजम से इस्तीफे के लिए सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अदालती बाइकआउट किया, जबकि बलूचिस्तान के वकला इस एहतजाज से लाताल्लुक रहे। वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ शुरू कर दी।
पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर मुल्क भर में वकला ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया। वकला का मुतालबा था कि वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, वफाकी वजीर खजाना और कैप्टन सफदर फौरी तौर पर इस्तीफा दें। कराची समेत सिंध भर में वकला मुकदमात की पैरवी के लिए पेश न हुए। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, फेरोजवाला, कसूर, सियालकोट, साहिवाल और राजनपुर समेत पंजाब के दीगर अजला में भी मुकदमात की समाअत न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने भी छोटी बड़ी अदालतों का बाइकआउट किया। वकला के अदालतों में पेश न होने के बायस साइलिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर के वकला ने एहतजाज की अपील से लाताल्लुकी का इजहार किया। कोयटा में तमाम अदालतों में मुकदमात की समाअत मामूल के मुताबिक हुई।